हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या? क्वेश्चंस करने हैं आपको ढेर सारे। थर्ड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये लास्ट वीडियो थर्ड चैप्टर का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर थ्योरेटिकली मैंने खत्म कर दिया था पहले ही। 18th वीडियो जो था वो थर्ड चैप्टर का थ्योरेटिकली लास्ट वीडियो था। उसके बाद में 3 वीडियो मैंने और बनाए हैं जो केवल न्यूमेरिकल पर है। एक वीडियो केवल मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस पर, एक वीडियो केवल पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन पर, और अभी मैं एक वीडियो कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब वही जिसमें सीरीज पैरेलल पता नहीं चलता है, और ऐसे सर्किट जो दिखने में सिमेट्रिकल लगते हैं, जो सर्किट सिमेट्री से सॉल्व होते हैं। 2 तरह की सिमेट्री होती है, हालांकि सिमेट्री एक ही है, वो लाइन 2 तरह की हो सकती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट सिमेट्री, एक परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्री। कई लोग इसको मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी बोलते हो, अपन उसको उस क्वेश्चन को करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मिरर और फोल्डिंग नाम याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिमेट्री ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा काम। तो इसी सीरीज के अंदर पहला क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन में? एक क्यूब दे रखा है। क्यूब की जितनी भी साइड्स है, सभी साइड्स पर एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, आर 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 आर, सब वैल्यू सेम है। कितने रेजिस्टेंस हुए बेटा? ये 12 रेजिस्टेंस हो गए। अरे क्यूब की 12 साइड होती है तो 12 रेजिस्टेंसेस हो गए। आपको इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 2 पॉइंट के बीच में निकालना है, तो कौन से पॉइंट के बीच में निकालना है? जितने भी पॉसिबल 2 पॉइंट के कॉम्बिनेशन है उन सबके बीच में निकालना है। तो अब पहले तो ये पता करो कि कहां कहां हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि क्यूब की किसी साइड के अलोंग निकालो। 12 साइड है, क्या 12 साइड सारी की सारी एक जैसी है? क्या क्यूब है तो सब एक जैसी है? सभी साइड में रेजिस्टेंसेस भी इक्वल लगे हुए हैं, कुल मिलाकर के सारी साइड एक जैसी है। तो एक साइड के अलोंग जो रेजिस्टेंस होगा वैसा ही आंसर बाकी सारी साइड्स के अलोंग भी आएगा। तो क्यूब की एक साइड कौन सी हो गई? ए बी। अब आप रेजिस्टेंस ए बी के अलोंग निकालो, चाहे बी सी के अलोंग निकालो, चाहे सी डी, चाहे डी ए, चाहे डी ई, चाहे ई एफ, ई एच, ये सब एक ही है, किसी भी एक साइड के अलोंग। तो ये जो 12 कॉम्बिनेशन है इन सबका आंसर एक ही होगा। कौन सा? ये सेकंड वाला पार्ट, ए बी, ए बी के अलोंग। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के अलोंग निकालना है। तो ये तो हो गई साइड। दूसरा 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन, साइड हो गई तो इसके बाद डायगोनल। अब डायगोनल बेटा 2 तरह के होंगे, एक तो क्यूब का ऑपोजिट डायगोनल और एक क्यूब का फेस डायगोनल। क्यूब के अंदर फेसेस है ना, कितने? सामने वाला 1, पीछे वाला 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, इधर वाला 5, उधर वाला 6। 6 फेस। ये सारे जो फेस है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का भी एक डायगोनल होगा ऐसा। कौन सा डायगोनल होगा बेटा? ये जो सामने वाला फेस है, इस सामने वाला फेस का डायगोनल कौन सा है? ए जी। तो जो आंसर ए जी का होगा वही आंसर एफ बी के अलोंग होगा। फिर आप पीछे वाले फेस पे जाओ, पीछे वाले फेस पीछे वाला फेस कौन सा? ई एच सी डी। इसका डायगोनल कौन सा होगा? एच डी ई सी। फिर इधर जाओ तो एच बी जी सी, फिर इधर आ जाओ ई ए एफ डी। इस तरीके से इतने सारे फेसेस है। ऊपर भी है, ऊपर वाले फेस में एफ एच ई जी, नीचे वाले फेस में डी बी सी ए। ये सारे डायगोनल हैं, इसको फेस डायगोनल बोलते हैं। ये सारे डायगोनल एक जैसे हैं। 6 फेस हैं, 12 डायगोनल हुए। इन 12 डायगोनल का आंसर एक जैसा आएगा। इनमें से कोई भी एक ले लेता हूं तो ए एच ले लेते हैं, सॉरी ए जी ले लेते हैं। ये जो बाहर वाला फेस है इसका डायगोनल ए जी, ये लिखा है देखो बेटा ए जी। तो जितने भी फेस डायगोनल है वो सब एक ही पार्ट में आ जाएंगे ए जी में। और क्यूब का ऑपोजिट डायगोनल, क्यूब का ऑपोजिट डायगोनल मतलब क्या? इस कॉर्नर को दूसरे वाले फेस के कॉर्नर, ऑपोजिट कॉर्नर से मिलाना है। यानी कि ए को किससे मिलाना है? एच से। सामने वाले फेस का ए पॉइंट, पीछे वाले फेस का एच पॉइंट, इसको ऑपोजिट डायगोनल बोलते हैं। या फिर आप बी को मिला दो ई से, या फिर डी को मिला दो जी से, या फिर एच को मिला दो ए से। वो तो बता ही दिया था खैर, एच को मिला दो ए से। तो ये है ऑपोजिट डायगोनल। तो सारे डायगोनल एक जैसे हैं, फिर से आंसर इन सबके सेम आएंगे। कुल मिलाकर के इस क्यूब के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, 2-2 पॉइंट के कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये 3 ही बनेंगे बस। इन 3 के अलावा कुछ नहीं है, या तो साइड या फेस डायगोनल या ऑपोजिट डायगोनल, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए अभी ये क्वेश्चन मैं बिना किसी सिमेट्री के सोल्व करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए
किसी भी पॉइंट के अलोंग सोल्व करो आप, किसी भी पॉइंट के अलोंग। ये क्वेश्चन केवीएल से सोल्व हो जाएगा। किससे सोल्व होगा बेटा? केवीएल से। मैं करके नहीं बता रहा हूं। एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है आपके 12th क्लास की, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का सोल्व एग्जाम्पल है ये। एक पॉइंट के अलोंग दे रखा है आपको AH, ये आपके एनसीईआरटी में सोल्व कर रखा है, तो ये है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। केवीएल के अंदर क्या करता है, मैं आपको केवल बोल करके बता रहा हूं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सोल्व एग्जाम्पल दे रखा है, इसलिए मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे मेथड से बताऊंगा, वो ज्यादा ईजी है। केवीएल से बोल के बता रहा हूं क्या करना है आपको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस किस के बीच में निकालना है? AH। तो जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दो पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो। तो A और H के बीच में आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। A और H से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, केवीएल लगा दो, तो केवीएल लगाने पर आपको मिलेगी टोटल करंट। तो यहां से I इक्वल टू क्या होता है? V/R। यहां से आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, टोटल करंट निकलेगी तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर AB के अलोंग निकालना है तो बैटरी को AB के अलोंग कनेक्ट करो, और AG के अलोंग निकालना है तो बैटरी को AG के अलोंग कनेक्ट करो। तो केवीएल बहुत आसान मेथड है, इजी मेथड है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे रखा है, इसलिए मैं उस मेथड से आपको नहीं बता रहा हूं। वो टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड याद करो बेटा, क्या था पॉइंट पोटेंशियल मेथड? जब तक कोई प्लेन वायर चल रहा होता है तब तक वो पॉइंट भी सेम होता है। जैसे ये वाला पॉइंट अगर A है तो ये पॉइंट भी A होगा, ये पॉइंट भी A होगा, ये पॉइंट भी A होगा, ये भी A, ये भी। लेकिन जैसे ही बीच में कोई रेजिस्टेंस आएगा तो ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, बीच में कैपेसिटर आएगा तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, बीच में बैटरी आएगी तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, बीच में कोई डिवाइस आएगी तो पॉइंट चेंज होगा। जब तक प्लेन वायर चलता है तब तक सेम पॉइंट रहता है ना। और जो पॉइंट सेम है, जिस पॉइंट का ना, अगर दो पॉइंट के नेम सेम है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है। इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड बोलते हैं, ये मैंने आपको समझाया है। अब यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप A से शुरू करो, इधर जाओ। इस पॉइंट को आप A नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। यहां से ऊपर जाओ, इस पॉइंट को A नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। इधर जाओ, A नहीं बोल सकते, बीच में रेजिस्टेंस है। कुल मिलाकर ये सेम पॉइंट नहीं बन रहे हैं। तो सेम पॉइंट केवल प्लेन वायर पर ही बने ऐसा जरूरी नहीं है, किसी और तरीके से भी बन सकते हैं। कैसे बनते हैं उसको देखो आप ध्यान से। आप ये जो अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखना। ये पॉइंट है A, ठीक है। इस A पॉइंट से 3 रेजिस्टेंसेस जुड़े, फिर इसके आगे फिर से 2-2 जुड़े हुए, और आगे भी और कोई सर्किट है एक जैसा है, जैसा इस लाइन के रेस्पेक्ट में है वैसा ही इस लाइन के रेस्पेक्ट में, वैसा इस लाइन के रेस्पेक्ट में। ऐसे सर्किट को सिमेट्रिकल सर्किट बोलते हैं। अब ध्यान दो बेटा, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, इक्वल रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को मैंने बोला B, इस पॉइंट को मैंने बोला C, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया D, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से करंट एंटर हुई माना कि 3 एम्पियर। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। यहां से 3 एम्पियर की करंट एंटर हुई, इस पॉइंट पर आने के बाद में कितने रास्ते मिल रहे हैं करंट को? 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो करंट 3 रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब किस रास्ते में ज्यादा करंट जाएगी, किस रास्ते में कम करंट जाएगी, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। मैंने आपको समझाया, तीनों रास्तों का रेजिस्टेंस सेम है, आगे भी रास्ते एक जैसे हैं, तो तीनों रास्तों में करंट एक जैसी जाएगी। 3 एम्पियर की करंट 3 रास्तों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तीनों रास्तों की रेजिस्टेंस इक्वल है, तीनों में करंट इक्वली डिवाइड हो गई। अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस देखो, A पॉइंट, B पॉइंट, फिर दूसरा रेजिस्टेंस देखो ये वाला, A पॉइंट, C पॉइंट, फिर तीसरा रेजिस्टेंस देखो A पॉइंट, D पॉइंट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर।
ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू V बराबर IR, I इंटू R, 1 इंटू 2। तो यहां से VB बराबर कितना हुआ बेटा, इस VB को इधर ले लो, VA माइनस 2। ठीक है, यहां से देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, VA माइनस VC, V बराबर IR 1 इंटू 2, यहां से VC निकालो, VA माइनस 2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD कितना होगा, I इंटू R 1 इंटू 2, यहां से VD निकालो, VA माइनस 2। तो बेटा VB बराबर VA माइनस 2, VC बराबर VA माइनस 2, VD बराबर VA माइनस 2। इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D। तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो वो 3 पॉइंट कहां हुए, अरे भाई जब 3 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो वो 3 पॉइंट थोड़ी हुए, एक ही पॉइंट हुआ वो तो ये पॉइंट अगर B है तो ये भी B होगा और ये भी B होगा। अगर ये पॉइंट B है तो ये रेजिस्टेंस AB के बीच में, ये AB के बीच में, ये AB के बीच में, तो तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। ये भी पॉइंट पोटेंशियल मेथड है। इतना सोल्व थोड़ी करेंगे अपन कभी, इतना सोल्व नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको पहली बार सोल्व करके बताया, पहली बार समझाया है ना, इसलिए सोल्व किया पूरा। आप क्या सोल्व करने थोड़ी बैठोगे ऐसे। क्या करेंगे फिर अपन देखेंगे कि एक रास्ते से करंट आ रही है, 2-3 रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तीनों रास्तों का रेजिस्टेंस अगर सेम है, 3 रास्तों का या 2 रास्तों का, 3 की जगह 2 भी तो हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सारे रास्ते सिमेट्रिकल हैं, रेजिस्टेंस सेम होने से काम नहीं चलेगा, सिमेट्रिकल भी होने चाहिए। वो क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं सिमेट्रिकल का मतलब क्या है। रेजिस्टेंस तो सेम है ही, रास्ते आगे भी सिमेट्रिकल हैं, तो करंट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस, तीनों में करंट बराबर, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम, तो बेटा तीनों का फाइनल पॉइंट भी सेम होगा, तीनों का फाइनल पॉइंट भी सेम होगा। उसकी एक्सप्लेनेशन है ये। अब ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी मैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड ही बोल रहा हूं, लेकिन पॉइंट पोटेंशियल मेथड इन सिमेट्रिकल सर्किट, ये इसका अपन नया नाम दे सकते हैं। इसको अपन इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये 3 है, इन 3 में से मैं 2 आपको बता देता हूं, ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। थर्ड आप लोग खुद सोल्व करना, बिटवीन AG क्या है, फेस डायगोनल सामने वाला, ठीक है ना। AH और AB ये दोनों मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। तो पहले अपन करते हैं AH के अलोंग सोल्व। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AH, ये अपन सोल्व कर रहे हैं। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए समझिए, और जो दूसरा वाला है वो आप खुद सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। तीसरा वाला तो आपको ही करना है, ठीक है, आंसर मिल जाएगा आपको कहीं पर भी। देखो अब सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AH। जिन 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो A इनिशियल H फाइनल, या H इनिशियल A फाइनल, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, माना कि A पॉइंट से करंट एंटर होगी कितनी, I। A पॉइंट से I करंट एंटर हुई, यहां पहुंची, यहां पहुंचने के बाद में करंट को कितने रास्ते मिले, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, 3 रास्ते मिले। तो करंट 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस रास्ते का रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, तीनों रास्तों का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है। इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, आगे भी देखो। ये रास्ता आगे जाकर के फिर 2 में डिवाइड हो रहा है, R और R में। ये रास्ता आगे जाकर के फिर 2 में, R और R में डिवाइड हो रहा है, और ये रास्ता आगे जाके फिर R और R 2 रास्ते में डिवाइड हो रहा है। ऐसा कहने पे इतना आगे तक भी देख लिया अपन ने, तो अपन बोल रहे हैं कि A के रेस्पेक्ट में ये रास्ता, A के रेस्पेक्ट में ये रास्ता, A के रेस्पेक्ट में ये रास्ता, तीनों रास्ते कैसे हैं, सेम है। अब मैं कह सकता हूं कि हां, तीनों रास्ते A के रेस्पेक्ट में सेम है। रास्ता तो ये है, आगे वाला रास्ता भी एक जैसा है। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, तीनों बराबर रेजिस्टेंस, तीनों में बराबर करंट जाएगी, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो तीनों का फाइनल पॉइंट भी सेम होगा। तो A के रेस्पेक्ट में B, A के रेस्पेक्ट में F, A के रेस्पेक्ट में D सेम पोटेंशियल पर हैं। तो मैं लिखूंगा एज पॉइंट B, पॉइंट F और पॉइंट D, B, F, D आर
सिमेट्रिकली सिचुएटेड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में बी, डी और एफ सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूंगा। सर्किट को रीड्रॉ करूं, ए के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट बनाया मैंने बी, जो पॉइंट बी है वही पॉइंट एच है, और सॉरी एफ। बी, एफ और डी को मैं तीन अलग अलग पॉइंट नहीं मानूंगा, एक ही पॉइंट मानूंगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार कहा है दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बताना है ए एच, तो एक पॉइंट को सबसे पहले और एक पॉइंट को सबसे लास्ट में, ऐसा करो। आपने ए से करंट भेजी, आप एच से भी तो भेज सकते हो, किधर से भी भेजो ना, दो पॉइंट है, किधर से भी भेजो। अगर माना कि करंट इधर से आती, यहां तक पहुंचती, तो उसको कितने रास्ते मिलते हैं? दो रास्ते मिलते हैं, तीन रास्ते मिलते हैं, 1 2 3। इस रास्ते का रेजिस्टेंस R, इस रास्ते का रेजिस्टेंस R, इस रास्ते का रेजिस्टेंस R, तीनों रास्तों का रेजिस्टेंस बराबर है। क्या रास्ते सिमेट्रिकल भी है क्या? उसके लिए और आगे जाकर के देखो, ये रास्ता आगे जाकर के 2R रेजिस्टेंस के रास्तों में डिवाइड हो रहा है, ये रास्ता आगे जाकर के 2R रेजिस्टेंस के रास्तों में डिवाइड हो रहा है, और ये रास्ता आगे जाकर के 2R रेजिस्टेंस के रास्तों में डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो अब मैं कह सकता हूं कि H पर आने वाली करंट तीन पार्ट में डिवाइड होगी, वो तीन पार्ट के रेजिस्टेंस बराबर है और उसके आगे भी एक जैसे है। इसका मतलब H के रेस्पेक्ट में E, ये रास्ते का पॉइंट E, H के रेस्पेक्ट में C और H के रेस्पेक्ट में G एक जैसे हैं क्या? इक्वल रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस में इक्वल करंट जाएगी, रेजिस्टेंस बराबर करंट बराबर, तो V इक्वल टू आई आर से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस में पहला पॉइंट सेम तो दूसरा भी सेम, इसका मतलब पॉइंट्स H के रेस्पेक्ट में G C E, पॉइंट्स G C E आर सिमेट्रिकली सिचुएटेड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट H। तो यहां पर लास्ट में H बनाया, तो H के रेस्पेक्ट में तीन पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं। कौन कौन से? G, C और E। इस पूरे सर्किट में कितने पॉइंट थे? A B C D E F G H, तो A B C D E F G H, आठों पॉइंट यहां पर आ गए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। सर्किट को करना है रीड्रॉ। देखो, ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस, एक एक रेजिस्टेंस को मिटाते जाओ और वहां बनाते जाओ। ये रेजिस्टेंस कौन कौन से पॉइंट के बीच में है? A B, तो A और B के बीच में ये रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस कौन कौन से पॉइंट के बीच में है? A D, A और D भी यही है, तो इसी के साथ में यहां बना दो A और D के बीच में। फिर ये रेजिस्टेंस देखो आप, ये वाला किस किस के बीच में? B और C के बीच में, तो ये रहा पॉइंट B और ये रहा पॉइंट C, ऐसे बना दिया। फिर ये रेजिस्टेंस देखो B और G के बीच में, तो ये पॉइंट B, ये पॉइंट G, ये हो गया BG। फिर आप देखो ये वाला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में? C और H, H और C के बीच में, तो ये C और ये H। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन हो चुका है बेटा ये, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट मिटा दिया मैंने, ये पॉइंट C था, तो ये वाला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में? C और D के बीच में, C और D के बीच में बनाओ। ये रहा C, ये रहा D, ये C और D के बीच में। फिर ये रेजिस्टेंस देखो बेटा, ये किस किस के बीच में है? A और F के बीच में, ये पॉइंट A और ये पॉइंट F, ऐसे। फिर ये रेजिस्टेंस D और E के बीच में, ये रहा D और ये रहा E। और देखो बेटा, ये रेजिस्टेंस F और E के बीच में, तो बनाओ F और E, पॉइंट F पॉइंट E, ये हो गया F और E। और क्या बचा बेटा? ये बचा देखो F और G के बीच में, ये F और G, F और G के बीच में। और क्या बचा? H और E के बीच में, ये हो गया H और E। और एक ये बचा H और G के बीच में, ये H और ये G, ये लो। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। ये तो R सारे रेजिस्टेंस बराबर है बेटा। सर्किट रीड्रॉ करने के बाद में रेजिस्टेंस गिन जरूर लेना।
यहाँ पे 12 रेजिस्टेंस थे, यहाँ पे 12 होने चाहिए, 3 3 6 3 9 3 12, अब बराबर है ना। तो अब ये तो बहुत आसान है, आपको ए और एच के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, 3 पैरेलल 6 पैरेलल 3 पैरेलल। जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो R बाई एन होता है, R और R पैरेलल में कितना हो जाएगा, R बाई 3। R कितने हैं 6, तो पैरेलल में कितना होगा R बाई 6, ये कितना हो जाएगा R बाई 3। A H इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड H R बाई 3 प्लस R बाई 3 प्लस R बाई 6 प्लस R बाई 3, तीनों सीरीज में है, एलसीएम ले लो 6, 2R प्लस R प्लस 2R 5R बाई 6, तो R इक्विवेलेंट इज 5R बाई 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मतलब जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट था उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन केवीएल से भी सोल्व होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, केवीएल से एनसीईआरटी में सोल्व कर रखा है, इसलिए मैंने वो मेथड नहीं बताया, मैंने पोटेंशियल मेथड बताया, सिमेट्री मेथड बताया, पॉइंट पोटेंशियल मेथड बताया। इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड बोल सकते हो आप। समझ में आया? इसको नोट करिए, फिर दूसरा वाला पार्ट करते हैं अपन। जल्दी से इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ बेटा, यही क्वेश्चन डायग्राम यही, अब की बार आपको सोल्व करना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, साइड के अलोंग, इसके अलोंग, और वो तीसरा वाला पार्ट था ए जी, वो आप खुद सोल्व करना है ना। वही डायग्राम है, सारे रेजिस्टेंस बराबर है, क्यूब की सारी साइड्स हैं, किसी एक साइड ए बी के अलोंग आपको पूछ सकते हैं बीजी के अलोंग, जी एच के अलोंग, सब एक ही बात है ना, साइड का मतलब एक, सारी साइड्स एक जैसी है। तो वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके 15 मिनट लगाओ, कम से कम 15 मिनट आपको लगेंगे इसको सोल्व करने में। पहले आप खुद सोल्व करो, फिर मैं जो सोल्व करूंगा उसको आपको नोट करना है, समझना है, चेक करना है कि गलत किया आपने कि सही किया। ठीक है, चलो देखिए, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ए इनिशियल और बी फाइनल, या बी इनिशियल और ए फाइनल। जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको सबसे पहले और सबसे लास्ट में ऐसे ड्रॉ कर दो, ए और बी ऐसे होंगे, बाकी जितने भी पॉइंट है वो सब ए और बी के बीच में आएंगे। अगर यहां से करंट एंटर हुई आई तो यहां आने के बाद में कितने रास्ते मिल रहे हैं उसको, करंट को? 3 रास्ते, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। तीनों रास्तों का रेजिस्टेंस कैसा है? सेम। लेकिन तीनों रास्तों का रेजिस्टेंस सेम तो है, लेकिन तीनों रास्ते सिमेट्रिकल नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये वाला रास्ता कहां खत्म हो रहा है? बी पे, जो कि लास्ट वाला पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो यहां से इस रास्ते में जो करंट आएगी वो यहां आने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इकट्ठी होगी, बाहर निकल जाएगी सर्किट से। लेकिन जो करंट इस रास्ते पे जा रही है वो यहां आने के बाद में दो एक जैसे रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो करंट इस तरफ जा रही है वो डी पॉइंट पर आने के बाद में दो रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्या तीनों रास्ते सिमेट्रिकल हैं क्या? ये समझने वाली बात है, तीनों रास्ते सिमेट्रिकल नहीं है। वापस सुन लो, ए पॉइंट पर करंट एंटर हुई, 3 पार्ट में डिवाइड होगी, तीनों रास्ते एक जैसे नहीं है। इधर जाने वाली करंट डी पॉइंट पर पहुंचेगी, 2 रास्ते एक जैसे डिवाइड हो जाएगी। इधर जाने वाली करंट एफ पे पहुंचेगी, 2 रास्ते एक जैसे डिवाइड हो जाएगी। इधर आने वाली करंट बी पर पहुंचेगी, डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि बी एग्जिट पॉइंट है, बी सर्किट का फाइनल एग्जिट पॉइंट है, यहां से करंट बाहर निकलेगी, डिवाइड नहीं होगी। तो तीनों रास्ते एक जैसे नहीं है, ये 2 रास्ते एक जैसे हैं और ये वाला रास्ता अलग है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमेशा दूर दूर रखते हैं। तो ए से करंट एंटर होगी तो इस रास्ते को तो छोड़ दो क्योंकि ये बी पे खत्म हो रहा है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में ये रास्ता यानी कि डी पॉइंट और ए के रेस्पेक्ट में एफ पॉइंट सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। सॉरी, तो पॉइंट डी एंड एफ आर सिमेट्रिकली सिचुएटेड विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ऐसा लिखूंगा मैं, पॉइंट डी एंड एफ आर सिमेट्रिकली सिचुएटेड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ए के रेस्पेक्ट में डी और एफ सेम है, तो मैं ए के साथ में डी और एफ को ए के साथ लिख दूंगा, अलग अलग नहीं लिखूंगा। आप चाहो तो बी से करंट को एंटर करो, ए से करना जरूरी नहीं है। तो बी से करंट एंटर होगी आई, तो बी से भी 3 रास्ते मिले, 1, 2 और 3। अगर बी से करंट एंटर होगी तो ए से बाहर निकलेगी ऐसे। तो तीनों रास्तों का रेजिस्टेंस तो सेम है, लेकिन तीनों रास्ते सिमेट्रिकल नहीं है। बी से ऊपर जाने वाली करंट जी पर पहुंच के 2 एक जैसे रास्तों में डिवाइड होगी।
बी से जाने वाली करंट सी पर पहुंचेगी तो दो रास्तों में डिवाइड होगी, लेकिन बी से जाने वाली करंट ए पर पहुंचेगी तो बाहर निकल जाएगी, डिवाइड नहीं होगी। तो तीनों रास्ते एक जैसे नहीं है, लेकिन बेटा ये दो एक जैसे, ये रास्ता और ये रास्ता एक जैसा है। तो इस रास्ते पर कौन सा पॉइंट मिल रहा है, जी। इस रास्ते पर कौन सा पॉइंट मिल रहा है, सी। दोनों रेजिस्टेंस सेम, दोनों में करंट सेम, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम, तो फाइनल भी सेम। यानी कि सी और जी आर सिमेट्रिकली सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू बी। बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सी और जी सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। और कौन कौन सा पॉइंट बच गया बेटा, एच बच गया और ई बच गया। तो लिख दो कहीं पर भी, एक जगह मैंने ई पॉइंट बना दिया और एक जगह मैंने एच पॉइंट बना दिया। जिन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उसको सबसे पहले और लास्ट में, बाकी सारे पॉइंट बीच में आने चाहिए। क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। करो रीड्रॉ। ये रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में बनाओ, तो ए और डी के बीच में आपने रेजिस्टेंस बना दिया। ये रेजिस्टेंस ए और एफ के बीच में बनाओ, ए और एफ के बीच में यही बनेगा। फिर ये वाला रेजिस्टेंस डी और ई के बीच में बनाओ, डी और ई, तो ये रहा डी और ये रहा ई, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस बनाओ एफ और ई के बीच में, तो एफ और ई के बीच में ये बन गया ऐसे। फिर आप बनाओ ये वाला बनाओ, किस किस के बीच में, डी और सी के बीच में, ये हो गया डी और सी, तो डी यहां पर, सी यहां पर। फिर आप बनाओ ये वाला रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, बी और सी, बी और सी के बीच में, या और बोलो ये रेजिस्टेंस बनाओ किस किस के बीच में, सी और एच के बीच में, तो सी और एच, या गया। और बनाओ फिर ये वाला एफ और जी के बीच में, ये एफ और ये जी, ये बन गया भाई। और बनाओ जी और एच के बीच में, ये जी और ये एच, ये बन गया। अब बनाओ आप ये वाला ई और एच के बीच में, ये हो गया बेटा ई और एच के बीच में। फिर आप बनाओ ये वाला जी और बी के बीच में, तो जी और बी के बीच में। और फिर फाइनल ये वाला बचा है ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में, ठीक है। आसान हो गया। सारे रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, आर 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 आर, और आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये तीनों सीरीज में, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। आसान है ना। आर और आर का पैरेलल कितना हो जाएगा, आर और आर का पैरेलल r/2 ए, आर और आर का पैरेलल r/2, आर और आर का पैरेलल r/2, और ये r ऐसे, आर और आर का पैरेलल r/2, ये r, आर और आर का पैरेलल r/2। अब देखो बेटा, क्या ये तीनों सीरीज में है क्या, r/2, r और r/2 सीरीज में जोड़ दो, r/2 प्लस r/2 r, r और r 2r, तो ये तीनों हटा करके कितने हो जाएंगे 2r। तो ये r/2 तो पहले है ही है, ये बीच में r/2, ये भी r/2, और इसके पैरेलल में 2r, और ओवरऑल यहां पर पैरेलल में r, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करो। 2r और r/2 वापस कैसे हैं बेटा, 2r एंड r/2 पैरेलल में, तो इन दोनों का जो r इक्विवेलेंट होगा उसको मैं बोल देता हूं r डैश, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, 2r प्लस r/2 यानी कि 5r/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसल, r से r कैंसल, 2r/5, तो इन दोनों को हटा करके मैं 2r/5 लिख दूंगा, या यहां कर रहा हूं उसके आगे में सोल्व। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कोई गलती ना हो, है ना। 2r इंटू r/2 डिवाइड बाई 2r प्लस r/2 यानी कि 5/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 2r/5। तो वो सर्किट ऐसा बना, r/2 2r/5
R/2 और ये R, आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये तीनों सीरीज में है, तो R/2 प्लस R/2 प्लस 2R/5 तीनों को जोड़ दो, R/2 प्लस 2R/5 प्लस R/2, एलसीएम लो इसका 10 आ गया, 5 तो 5R, 2 इंटू 2 4R, 2 5 5R, 5 और 5 10 और 4 14R/10, इसको 7R/5 भी लिख सकते हो आप। तो ये ऊपर वाला सारा मिला करके कितना हो गया 7R/5, नीचे वाला कितना है R, ये पॉइंट कितना है A, ये पॉइंट कितना है B, और A और B के बीच का R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 7R/5 प्लस R, इसको करो सोल्व, तो ऊपर तो है 7R/5 इंटू R डिवाइड बाई 5, एलसीएम ले लो, 5 यानी कि ऊपर कितना हो गया 7R प्लस ये 5 टाइम गया तो 7R प्लस 5R, 7R/5 इंटू R डिवाइड बाई 7R प्लस 5R कितना हो गया 12R डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसल, R से R कैंसल, 7R/12, तो R इक्विवेलेंट इज 7R/12 बिटवीन A एंड B। किसी भी साइड के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7R/12 है। तो किस किस का सही था वो चेक करो, जिसका सही नहीं था, गलती कहां पर थी वो चेक करो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखो, और एक पार्ट जो और है वो आपको खुद को करना है। देखो बच्चों, नेक्स्ट है अपने सिमेट्रिकल क्वेश्चंस। दो तरह की सिमेट्री है, एक सिमेट्री परपेंडिकुलर सिमेट्री जिसका कि दूसरा नाम मिरर सिमेट्री भी है, एक और हॉरिजॉन्टल है जिसका दूसरा नाम फोल्डिंग है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं लिख रहा हूं। उसका रीजन ये है कि ये परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल किसी के रेस्पेक्ट में है। परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री को हॉरिजॉन्टल भी कहना पड़ सकता है, हॉरिजॉन्टल वाली को परपेंडिकुलर भी कहना पड़ सकता है। परपेंडिकुलर किसके, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहां पर आपको ए बी के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ध्यान से देखना, किस किस के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ए बी। तो ए बी के परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे ए बी के परपेंडिकुलर, तो इस ए बी के परपेंडिकुलर जो सिमेट्री है उसको मिरर सिमेट्री बोलते हैं। और एक सिमेट्री ऐसी होगी जो ए बी के अलोंग होगी, ऐसे अलोंग द ए बी, वो हॉरिजॉन्टल होगी। लेकिन क्या होगा कि कई बार ए ऊपर और बी नीचे होगा, तो ध्यान से देखो, अलोंग ए बी जो सिमेट्री होती है वो हॉरिजॉन्टल या फोल्डिंग होती है, और परपेंडिकुलर ए बी जो होती है वो मिरर सिमेट्री होती है। तो अब जब ए ऊपर और बी नीचे है तो ये सिमेट्री परपेंडिकुलर है और ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आपको परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ध्यान रखो तो ठीक, नहीं तो मिरर और फोल्डिंग ये ध्यान रख सकते हो। देखो बेटा, P/Q इक्वल टू R/S हो रहा है क्या, P/Q R/2R, R/S R/2R बराबर है। जब ऐसा होता है तो बीच वाला रेजिस्टेंस हटा देते हैं, है ना। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज आसान है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मिरर सिमेट्री। इसके अंदर क्या होता है, मिरर इमेज बन रही है क्या पूरे सर्किट की। अब मिरर इमेज कहां बनती है ये भी देखना जरूरी है, हर कहीं नहीं बनानी है। रेजिस्टेंस किस किस के बीच में निकालना है, ए और बी। तो ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पे बीच में एक मिरर रखो, मिरर हो गया। इस मिरर का LHS पार्ट और इस मिरर का RHS पार्ट एक जैसा है क्या, देखो इधर, इसके इधर R है, इसके इधर R है, ये फोटो बन रहा है एक जैसा, 2R ऐसा बन रहा है। ऐसे सिमेट्री को क्या बोला जाता है, मिरर सिमेट्री। LHS और RHS अगर एक जैसे हैं तो मिरर सिमेट्री। अब ये कभी LHS ऊपर हो सकता है, RHS नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी AB ऐसे है ना, कभी AB ऐसे हुए तो A ऊपर और B नीचे हुआ, तो इसलिए मिरर सिमेट्री का थोड़ा ध्यान रखना है, उसका भी रखना। AB के अलोंग निकालना है रेजिस्टेंस, तो AB को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बिल्कुल मिडिल में आपको मिरर रखना है। अगर LHS RHS बराबर है तो मिरर सिमेट्री है। इस मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लाइंग ऑन मिरर इज एलिमिनेटेड। मिरर के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं।
मिरर के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसको यहां से हटा दो। अब सर्किट ये बचा, आर और आर सीरीज में, 2R सीरीज में, फिर टोटल पैरेलल में। अब बेटा मिरर पर जो रेजिस्टेंस आ रहा था उसको एलिमिनेट क्यों किया, उसका भी कारण है। एलिमिनेट करने से पहले उसका कारण भी तो देखेंगे अपन। देखो क्या कारण है वो देखो, यहां से करंट आई, ठीक है, इसमें करंट गई I1, इसमें करंट गई I2। अब इसका मिरर पार्ट इधर है, मिरर इमेज है। LHS और RHS ऐसा है तो करंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ही होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा। इस वाले वायर में अगर I1 करंट आ रही है तो इस वाले वायर में भी I1 करंट ही आएगी। इस वाले वायर में, मिरर के इस तरफ वायर में I2 करंट है तो मिरर के इस तरफ जो एक जैसा वायर है इसमें I2 करंट ही होगी। अब ध्यान से देखो, यहां से I1 करंट आई, यहां आने के बाद उसको दो रास्ते मिले। अगर इधर करंट जाती तो इस तरफ I1 थोड़ी होती, I1 आई और I1 इधर चली गई, यानी कि यहां पर कोई भी करंट नहीं आई। यहां से I2 करंट आई, वो सारी की सारी I2 इधर चली गई, यानी कि ऊपर कोई भी करंट नहीं गई, यानी कि इस बीच वाले रजिस्टर में तो करंट ही नहीं जा रही है। जब इसके अंदर करंट ही नहीं जा रही है तो इसको यहां से हटा दो। तो या तो आप ये लाइन याद रख लो कि रेजिस्टेंस लाइंग ऑन मिरर इज एलिमिनेटेड, और या फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखो। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया तो R और R सीरीज में, R और R सीरीज में कितना हो जाएगा 2R और 2R सीरीज में ये कितना हो जाएगा 4R। फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा R इक्वलेंट। तो 2 इंटू 4 8, R से R कैंसल तो 8R/6 यानी कि 4R/3। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4R/3। ये मिरर सिमेट्री है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा आएगा नहीं, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर आता है फोल्डिंग सिमेट्री या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, पहले अपन ने क्या किया, रेजिस्टेंस निकालना था ए बी के अलोंग, तो ए और बी से निकलने वाली लाइन के परपेंडिकुलर अपन ने सिमेट्री देखी थी। अब अलोंग ए बी अपने को सिमेट्री देखनी है, इसके अलोंग सिमेट्री देखनी है, इसके अलोंग देखनी है, यानी कि क्या ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बराबर है क्या। देखो इसकी इमेज इसमें दिख रही है क्या, आर की इमेज आर, 2R की इमेज 2R, तो ये इसका क्या होगा। अगर ऐसा है तो आप सर्किट को फोल्ड कर सकते हो, यानी कि पॉइंट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर एक मिरर है, ऊपर वाले की इमेज नीचे बन रही है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है तो इसकी मिरर इमेज में भी इसका पोटेंशियल x होगा। इसका पोटेंशियल अगर y है तो इसका पोटेंशियल भी y होगा, और इसका z है तो इसका भी z होगा। अब देखो ये रेजिस्टेंस के ऊपर का पोटेंशियल कितना y, नीचे क्या कितना y, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0। अरे भाई ये रेजिस्टेंस है, यहां का पोटेंशियल V है, यहां का पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट भी कितनी होती है 0, V इक्वल टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट 0। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर सेम है तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको यहां से हटा दो। फिर से ये दोनों सीरीज में हो गए, R और 2R सीरीज में 3R, फिर ये R और 2R सीरीज में 3R, 3R और 3R पैरेलल में 3R/2। दिस इज फोल्डिंग सिमेट्री। इसको करने का एक और तरीका, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। कौन सा मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ज्यादा ये सिमेट्री वगैरह वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से देखो। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, R R 2R 2R R। अभी जो अपन ने पॉइंट पोटेंशियल मेथड किया उससे अपने को देखना है। A से करंट आएगी I, एक रास्ता इधर, इसमें करंट गई I1, एक रास्ता इधर, इधर करंट गई I2। लेकिन क्या दोनों रास्ते एक जैसे हैं क्या, हाँ दोनों रास्तों का रेजिस्टेंस बराबर है R और R। अगर दोनों रास्तों का रेजिस्टेंस बराबर है तो आगे देखो सिमेट्रिकल भी है क्या, ये रास्ता आगे जाकर के फिर दो में डिवाइड हो रहा है 2R और R में, और ये रास्ता आगे जाकर के फिर दो में डिवाइड हो रहा है 2R और R में। तो ये तो रास्ते बराबर तो है ही है, सिमेट्रिकल भी है, आगे जाकर के भी एक जैसे। इसका मतलब ये दोनों रास्ते एकदम बराबर बराबर हैं।
तो इन दोनों में बराबर बराबर करंट जाएगी। अभी पढ़ा ना अपने वो क्यूब वाले क्वेश्चन में, एक जैसे रास्तों में एक जैसे करंट जाती है, बराबर करंट, तो बिल्कुल बराबर बराबर करंट जाएगी। दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों में इक्वल करंट जा रही है, तो V बराबर आई आर, आई दोनों का सेम, आर दोनों का सेम, पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों का सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो इसका फाइनल पॉइंट ये और इसका फाइनल पॉइंट ये दोनों भी सेम पोटेंशियल पर होंगे। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे भी कर सकते हो। एक तीसरा तरीका और है। तीसरा तरीका और क्या? सर्किट को फोल्ड ही कर दो पूरा, सर्किट को कर दो पूरा फोल्ड। देखो मिरर इमेज बन रही है ना, तो इसको कर दो फोल्ड, ऐसे इसको फोल्ड कर दो, इसको नीचे लेकर के आ जाओ। तो इस पॉइंट को फोल्ड करके यहां लिया है, इसको यहां लिया है, तो ये आर यहां पैरेलल में हो जाएगा। इसको फोल्ड करके यहां लाया है तो ये 2R यहां हो जाएगा, और इसको तो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सेम पॉइंट हो गया है ना। तो अगर सर्किट को फोल्ड किया तो ऊपर वाले चले गए, नीचे वाले रेजिस्टेंस आधे आधे हो गए। तो पहले ये R और R पैरेलल में था, तो अब R/2, 2R और 2R पैरेलल में R, और R और R/2 दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। यह है फोल्डिंग सिमेट्री। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अब देखो बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है, लेकिन बहुत आसान है। दो तरह की सिमेट्री होती है, मिरर और फोल्डिंग, यानी कि एक तो अलोंग ए बी, अलोंग दी ए बी, और एक होती है परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां पर दोनों ही लग रही है। मैं एक एक करके बताता हूं या एक से समझ में आ जाएगा। पहले लगाता हूं मैं मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री हमेशा कैसे लगेगी? ए बी के परपेंडिकुलर। तो ये ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे। क्या इस मिरर के एलएचएस की इमेज आरएचएस में बन रही है क्या? देखो इसका एलएचएस बिल्कुल आरएचएस में है, इसकी इमेज ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसका आधा, इसका इधर, ऐसा बन रहा है पूरा। अगर इमेज है तो जैसी करंट एलएचएस में है वैसी आरएचएस में भी होगी। कैसे होगी? यहां से करंट आई, अगर आई तो यहां से आई करंट निकल जाएगी, इसकी मिरर इमेज। इसके अंदर अगर करंट I1 गई तो इसकी मिरर इमेज ये है, तो इसकी करंट I1 होगी। इसमें अगर करंट I2 गई तो इसकी मिरर इमेज ये है, यहां से करंट I2 जाएगी। इसके अंदर करंट I3 गई तो इसकी मिरर इमेज ये है, इसमें करंट I3 जाएगी। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस की करंट कितनी है? I2। ये I2 यहां पहुंच गई। यहां पहुंचने के बाद उसको 1 2 3 4 5 ऐसे रास्ते मिले। अगर ये 5 रास्तों में डिवाइड होती, ये मैं तो कह रहा हूं किसी भी रास्ते में डिवाइड होती इसके अलावा, तो अगर यहां से माना कि 10 एम्पियर करंट आ रही है, कुछ इधर इधर चली जाती तो इस तरफ 10 से तो कम होती ना। यानी कि यहां अगर I2 है तो यहां I2 से कम होती अगर करंट डिवाइड होती तो, लेकिन यहां कितनी करंट मिल रही है? वापस I2। इसका मतलब ये करंट इधर नहीं गई है, इसका मतलब यहां से इसको टच करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे, अरे भाई यहां से करंट इधर जा ही नहीं रही है तो टच करने का क्या मतलब है? ये करंट I1 इधर आई, दो रास्तों में डिवाइड हुई, ये यहां इकट्ठी हुई, ये यहां जाकर के इकट्ठी हुई तो वापस I1 हो गई। ऐसा ही इसमें I3 इधर और इधर गई, ये इधर आकर के इकट्ठी हुई, ये इधर आकर के इकट्ठी हुई I2। तो I2 करंट इधर गई, I2 करंट इधर गई, तो यहां से करंट डिवाइड नहीं हुई तो इसको हटा दिया मैंने। अब तो बेटा सर्किट बहुत ही ज्यादा आसान है। आसान है ना? R और R ये दोनों किस में है? सीरीज में। R और R ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो सीरीज RR 2R, ये भी 2R। तो सर्किट को बनाओ R R, ये इसके पैरेलल में 2R R R R R R 2R R A
बी। आसान है। फिर से 2r और r किस में है? पैरेलल में। 2r और r किस में है? पैरेलल में। फिर ये पूरा सीरीज में, ये पूरा सीरीज में, तीनों पैरेलल में। कर लो वापस। 2r और r का इक्विवेलेंट कितना होगा? r डैश इज इक्वल्स टू r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, 2r/3। r 2r/3 r और r मिला करके कितना हो रहा है? ये 2r r 2r/3 r। ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में। देखो r और r 2r प्लस 2r/3 कितना हो रहा है? 2r प्लस 2r/3, 6r प्लस 2r 8r/3, 8r/3 8r/3 2r, 8r/3 2r 8r/3, तीनों पैरेलल में है तो r इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1, 1/r1 में 8r/3, 1/r2 में 1/2r, फिर 1/8r/3। एलसीएम कितना आ रहा है? 8r, 3 प्लस 4 प्लस 3 10/8r। ये 1/r इक्विवेलेंट है 5/4r। उल्टा करोगे तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4r/5। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि मिरर सिमेट्री से अपन ने सोल्व किया है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिरर सिमेट्री से अपन ने सोल्व किया है। इसको ढंग से देखो क्यों यहां से इसको। ठीक है, चलिए चलो एक और सर्किट दे रखा है आपको। आर ए बी यानी कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दो तरह की सिमेट्री, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, या मिरर या फोल्डिंग, जो भी आप कहना चाहो। फोल्डिंग सिमेट्री अलोंग द लाइन लगती है, जिसके अलोंग फाइंड करना है। किसके अलोंग फाइंड करना है? ए बी के अलोंग। तो ए बी के अलोंग फाइंड करना है तो ए बी से एक लाइन पास करो। क्या इसका ऊपर और नीचे फोल्ड किया जा सकता है क्या? नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फोल्ड क्या करोगे? यानी कि फोल्डिंग सिमेट्री तो नहीं लगेगी। मिरर सिमेट्री, ए बी लाइन के बिल्कुल बीच में परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। ये ड्रॉ कर दी। इस लाइन को अगर मिरर मानो, क्या इसका LHS RHS के बराबर है क्या? LHS RHS के बराबर है क्या? बिल्कुल है। देखो इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। अगर बराबर है, अगर ऐसा है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करो। यहां से I करंट आएगी तो इसके अंदर I1 जाएगी, इसके अंदर I2 जाएगी। मिरर इमेज है तो एक जैसा बिहेव करेगी। मिरर के लेफ्ट में अगर इस रेजिस्टेंस में I2 करंट है तो यहां पर भी कितनी करंट होगी? I2। यहां से I1 करंट आ रही है तो इसमें कितनी आएगी? I1। यहां जितनी डिवाइड होगी उतनी इस तरफ भी वापस आपको मिल जाएगी। अब आप देखो ध्यान से, इस रेजिस्टेंस की करंट है I2, ये I2 करंट यहां आ गई। यहां आने के बाद उसको ऐसे दो तीन रास्ते मिले। ये तो मिरर बना रखा है अपन ने। अगर इस I2 में से कुछ भी करंट इधर या इधर जाती तो यहां पर तो करंट I2 से कम होती है ना। अगर इस I2 में से कुछ भी करंट इधर जाती तो यहां I2 से कम होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से जितनी करंट आई वो सब इधर चली गई, यानी कि ऊपर कोई करंट नहीं गई। इसका मतलब ये यहां से कनेक्शन यहां से हटा दो आप, तो ये सर्किट ऐसा बन गया। अब ये आसान है। देखो बेटा, ये R और R दोनों कैसे हैं? जो करंट इसमें आएगी वही करंट इसमें जाएगी। तो ये R और R कैसा हो गया? सीरीज में। ये R और R कैसा हो गया? देखो यहां से जो करंट इधर जाएगी वो यहां जाएगी, वो यहां जाएगी। R और R सीरीज में, R और R सीरीज में। तो इस डायग्राम को आप ऐसे बनाओ, R, ये R और R सीरीज में 2R, ये R और R सीरीज में 2R, फिर आप बनाओ इसको R, और फिर आप बनाओ R और R। अरे भाई ये दोनों में करंट सेम है ना, जिस रेजिस्टेंस में करंट सेम होती है वो सीरीज में। तो ये कितना हो गया? 2R, पॉइंट A पॉइंट B। 2R और 2R पैरेलल में, आधा हो जाएगा R, ये R, 2R और 2R का पैरेलल में R, फिर ये वाला R, और ये 2R, पॉइंट A पॉइंट B। R, R और R 3R, उसके पैरेलल में 2R, पॉइंट A पॉइंट B। R इक्वलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R से R कैंसल,
6R/5, 6R/5 आर इक्विवेलेंट। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, सर्किट डायग्राम दे रखा है, सिमेट्रिकल सर्किट है, एक जैसा है। आपको दो तरीके से इसको दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, ए डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बी सी के बीच में। अब ए डी कैसा है, ये ए डी है, तो देखो आप चाहे ए डी के बीच में निकालो, चाहे एफ सी के बीच में निकालो, चाहे बी ई के बीच में निकालो, ये और ये तीनों एक जैसे है ना, तो तीनों का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, तो उन तीनों में से कोई भी एक ए डी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बी सी, तो जो आंसर बी सी के बीच में आएगा वही ए सी के बीच में आएगा, वही ए बी के बीच में आएगा। तो पहले अपन कर रहे हैं बिटवीन ए डी, ए और डी के बीच में सोल्व कर रहे हैं। तो पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट तक आप इसको सोल्व करिए, आपसे हो जाएगा वैसे, फिर आप यहां पर चेक करिए। चलो देखो, ए डी, दो तरह की सिमेट्री होती है, मिरर और फोल्डिंग। मिरर सिमेट्री कहां लगती है, जिन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके परपेंडिकुलर। किन किन के बीच में निकालना है, एडी। तो कहां है एडी, ये रहा एडी। इस एडी के परपेंडिकुलर यानी कि ये होती मिरर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री को मिरर बोलते हैं ना। तो एडी के बीच में से एक लाइन पास करो परपेंडिकुलर, क्या इसके ऊपर की मिरर इमेज नीचे बन रही है क्या, नहीं, तो मिरर सिमेट्री इस क्वेश्चन में नहीं लगेगी। तो यहां पर कौन सी लगेगी, फोल्डिंग। फोल्डिंग कैसे लगती है, अलोंग लाइन एडी। जिन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उसके अलोंग लाइन खींचो। दो चीजें होती है, आपको ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको अलोंग ए बी लाइन खींचनी है, यह सिमेट्री फोल्डिंग सिमेट्री होती है। और ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इसके परपेंडिकुलर खींचोगे तो यह मिरर सिमेट्री होती है ना। यहां देखो, आपको एडी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो अलोंग एडी लाइन खींचो आप, दिस इज फोल्डिंग सिमेट्री, दिस इज फोल्डिंग सिमेट्री। और इस एडी के परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो मिरर सिमेट्री बन ही नहीं रही है, लेकिन फोल्डिंग बन रही है। फोल्डिंग बन रही है क्या, देखो अब इसमें क्या इस लाइन के लेफ्ट वाला पार्ट राइट के पार्ट के बराबर है क्या, है ना। देखो ये इमेज इसकी, ये इसकी, ये इसकी, इसको आधा आधा कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब लेकिन आधा करना इतना आसान है नहीं, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। बेटा सिमेट्री अगर समझ में नहीं आती तो पॉइंट पोटेंशियल से भी कर सकते हो। पॉइंट पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये भी आप लोग देखिए। पॉइंट पोटेंशियल का मतलब ये है, क्या ये तो हो गई फोल्डिंग सिमेट्री आपकी, यानी कि इसका मिरर इमेज ये है, ए के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट, ए के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट और ए के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट, दोनों का पोटेंशियल सेम है। बी एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल। अरे भाई सिमेट्री का मतलब क्या है, मिरर में दिख रहा है दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम। और यहां पर देखो, इसके एलएचएस में क्या पॉइंट है, ई, इसकी इमेज क्या है, एफ, तो डी के रेस्पेक्ट में ई और एफ का पोटेंशियल भी सेम है। ई एंड एफ आर एट सेम पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल बी का है वही सी का है, जो पोटेंशियल ई का है वही एफ का है। इसको बोला जाता है फोल्डिंग सिमेट्री। अब ध्यान दो, ये रेजिस्टेंस देखो, इस रेजिस्टेंस के इधर कौन सा पॉइंट है, ई, और इधर एफ की जगह पर क्या है, ई। क्या इसमें कोई करंट जाएगी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। दोनों पॉइंट सेम है, सेम पॉइंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं है। और अगर इस पर करंट नहीं है तो इसको आप हटा दो, जिस रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं है उसको हटाओ। फिर आप देखो बी और सी को, पॉइंट बी एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल, तो इस पॉइंट को अगर आप बी बोल रहे हो तो इसको भी आप क्या बोल दो, बी। ठीक है, इसको भी अगर आप बी बोला तो आर पॉइंट बी और बी के बीच में है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट नहीं फ्लो होगी, इसको भी आपने हटा दिया, तो ये सर्किट ऐसा बन गया। अब तो इसको सोल्व करना बहुत आसान है। अब आपको रेजिस्टेंस किस किस के बीच में निकालना है, एडी के बीच में। इसको आप चाहो तो ऐसे फोल्ड कर दो, इस पॉइंट को उठा करके यहां ला करके चिपका दो। जब आप इस पॉइंट को यहां लाके चिपकाओगे
तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आप इसको उठा करके इसके ऊपर चिपका दो ऐसे। जब आप इसको यहां लाओगे तो ए पॉइंट तो यही रह जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ई पॉइंट ई से मिल जाएगा, तो ये आर इस आर के पैरेलल हो जाएगा। देखो ए पॉइंट बी पॉइंट, तो ये आर तो था, ये इधर आकर के ये हो गया आर। फिर ए से डी के बीच में ऐसा था। अब आप इसको इधर लेकर के आओ तो ये आर और ये आर पैरेलल में हो जाएगा। एक मिनट, ये आर यहां पर था, अब डी से ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो ये दोनों पैरेलल में, और ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, आर और आर पैरेलल में आपको इसके बीच में निकालना है ना, ए और डी के बीच में। आर और आर पैरेलल में आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, ए डी, ये कितना हो गया आर बाई टू, ये कितना हो गया आर बाई टू, ये कितना हो गया आर बाई टू। आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू तीनों किसमें हो गए सीरीज में, तो ए और बी आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू तीनों सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में 3r/2। अब ये दोनों ए और डी वापस किस में, पैरेलल में। पैरेलल के अंदर r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, तो 3r/2 प्लस r कितना हो जाएगा 5r/2, 2 से 2 कैंसल, r से r कैंसल, 3r/5। ये अपन ने किया फोल्डिंग मेथड से। आप अगर इसको ऐसे नहीं भी करते, फोल्ड करके नहीं करते, तो दूसरा तरीका देखो, जो करंट यहां जाती वो इधर जाती, ठीक है, फिर इधर आती, यानी कि ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गए सीरीज में। ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, आर आर और आर, ये तीनों रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में 3r। ठीक है, जो करंट इधर आती वो इसमें जाती, फिर वापस इधर आ जाती, तो आर आर और आर ये तीनों भी किस में हो गए सीरीज में 3r। अब आपको ए और डी के बीच में निकालना है, तो 3r और r तीनों किसमें पैरेलल में, तो वही आंसर आ रहा है वापस, r 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/3r प्लस 1/r प्लस 1/3r, 1 प्लस 3 प्लस 1, 5/3r, इस तरफ 1/r है तो r इक्वलेंट करोगे 3r/5। ठीक है, तो ये अपन ने एडी के अलोंग निकाला बेटा, एक पार्ट अभी बाकी है बी सी के अलोंग। इस इक्वेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी सी के अलोंग निकालना है, पहले एडी के अलोंग निकाला। दो तरह की सिमेट्री, अलोंग द बीसी, अलोंग बीसी और परपेंडिकुलर टू बीसी। तो पहले अपन देखते हैं अलोंग बीसी, ये रहा बीसी, बी और सी के बीच में निकालना है, ये लाइन खींचो। क्या ऊपर और नीचे सेम आ रहा है क्या? नहीं, फोल्डिंग सिमेट्री तो नहीं है, तो इसके परपेंडिकुलर बीच में लाइन ड्रॉ करो। क्या एलएचएस और आरएचएस सेम है क्या? हाँ है, तो ये कौन सी सिमेट्री हुई? मिरर सिमेट्री, और मिरर सिमेट्री को ही क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री, इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर लाइन पर जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस परपेंडिकुलर सिमेट्री पर कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है? देखो आप, ये आर रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको कर दो एलिमिनेट। अरे भाई, ये वाला जो रेजिस्टेंस था ये इस परपेंडिकुलर सिमेट्री पे आ रहा था ना, उसको एलिमिनेट कर दिया। अब आपको बी सी के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बी और सी के अलोंग। ये आर और आर, देखो जो करंट यहां जाएगी वही इधर आएगी, तो आर और आर क्या हो गए? 2r। अब देखो यहां वाला रेजिस्टेंस खत्म हो गया, ये आर और ये आर वापस किस में हो गए? इस रेजिस्टेंस को यहां बना दिया, इसको यहां बना दिया। अब ये आर और आर वापस 2r, और ये बीच में क्या है? r और ये r, 2r, ये r और ये r, ये पॉइंट b और ये पॉइंट c, ये पॉइंट e और ये पॉइंट f। दिख रहा है क्या? b और e के बीच में ये बना दिया, c और f के बीच में ये बना दिया,
आर और आर को सीरीज में कर दिया, आर और आर को सीरीज में कर दिया। 2r और r पैरेलल में कितना हो जाएगा 2r/3, r 2r/3 r, और ये पूरा जो ऊपर है ये 2r, ये तीनों सीरीज में, r और 2r/3 सीरीज में, r और r 2r प्लस 2r/3 कितना हो जाएगा 2r प्लस 2r/3, तो इसको ऐड करो r प्लस 2r/3 प्लस r, इसको ऐड किया 3r 2r 3r 8r/3, तो ये तीनों मिलकर के हो गए 8r/3। अब ये तीनों पैरेलल में कौन कौन से 2r 8r/3 r, तो इसका निकालना है अपने को r इक्विवेलेंट, तो 1/r1 1/r2 1/r3, इसका एलसीएम लिया मैंने 8r, ये 4 बार गया, ये 1 बार गया, ये 8 टाइम्स गया, तो 4 और 7 और 8 15 डिवाइड बाई 8r, इस तरफ आ रहा है 1/r इक्विवेलेंट। उल्टा कर दो इसको, r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8r/15। ठीक है, देखो बेटा थोड़े से टफ लग सकते हैं क्वेश्चन आपको, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, खुद से सोल्व। ये मैंने आपको बताया, आपने देख लिया, 2 घंटे बाद करोगे भूल जाओगे वापस। जब तक खुद पेन चला करके नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। चलो आज का लेक्चर और ये चैप्टर, 3rd चैप्टर यहीं अपन खत्म करते हैं। आप सबको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, पढ़ाई अपनी चालू रखिए।